Credit Suisse to crisis. This is the second largest bank of Switzerland, once the pride of the Swiss banking industry. Fears grow over the stability of the banking industry. अगर क्रेडिट स्विस डूबा तो क्या दुनिया फिर से 2008 की तरह मंदी के गर्त में चली जाएगी? Credit Suisse shares shed around a quarter of their value. The turmoil that rocked US-based Silicon Valley Bank at the end of last week. पिछले महीने में 10 दिनों के अंदर अंदर दुनिया के 3 बड़े बैंक डूब गए। पहले अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हुआ और उसके 10 दिन के अंदर ही यूरोप का 166 साल पुराना क्रेडिट स्विस के साथ भी यही हुआ। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा स्विस बैंक था। ये बैंक अब तक दूसरे बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रेटिंग दे रहा था, लेकिन वो आज खुद डूब चुका है। क्या अमेरिका के बैंकों पर उठा यह संकट अब यूरोप तक पहुंच रहा है? अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को जीरो लैंडिंग वैल्यू बताने वाले वही आज खुद जीरो वैल्यू वाले बॉन्ड्स के शिकार हो गए। आखिर कहाँ चूक हो गई जो 166 साल पुराना स्विस बैंक अपने ही सबसे बड़े कंपटीटर के हाथ बिकने के लिए मजबूर हो गए, और इससे भारत को कितना और कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? चलिए इस पूरे इंसिडेंट के बारे में विस्तार से जानते हैं सिर्फ 8 मिनट में। स्विट्जरलैंड के नाम सुनते ही हम लोगों के मन में ज्यादातर 2 बातें आती है। पहला यश चोपड़ा की फिल्म है और दूसरा स्विस बैंक में भारत का छुपाया काला धन, और कोई तीसरी बात जल्दी मन में नहीं आता। लेकिन ये स्विट्जरलैंड को आज का स्विट्जरलैंड बनाने के पीछे सिर्फ एक राजनेता और बिजनेसमैन एल्फ्रेड एजर को क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने ही 1856 में क्रेडिट स्विस की स्थापना की। इस बैंक को एस्टैब्लिश करने का मेन पर्पस था स्विट्जरलैंड के रेलवे प्रोजेक्ट को फंड करना। तब 30 स्विस फ्रैंक प्राइस के शेयर जारी किए गए थे, लेकिन लोगों का रिस्पांस ऐसा रहा कि इनकी वैल्यू 3 दिन में ही 22.1 करोड़ स्विस फ्रैंक प्राइस तक पहुंच गए। इससे बैंक की स्विट्जरलैंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ा रोल रहा। लेकिन 1900 के दशक में क्रेडिट स्विस ने मिडिल क्लास में सेविंग अकाउंट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण रिटेल बैंकिंग में शिफ्ट होने लगा। आगे 100 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड में इनके कई ब्रदर सिस्टर्स कंपनियां बनी और सब कुछ ठीक ही चला। फिर 2008 में अमेरिका में उठे रिसेशन से पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। उस समय क्रेडिट स्विस सबसे कम अफेक्टेड हुआ था, लेकिन उसके बाद कॉस्ट कटिंग और लो इन्वेस्टमेंट के कारण ये बैंक धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और आज बिकने के कगार पे आ चुका। देखिए आप सबको पता होगा कि भारत जैसे दुनिया के बहुत सारे कंट्री के कुछ लोग टैक्स पैसे बचने के लिए अपने पैसे या कहे ब्लैक मनी को स्विस बैंक में रखते हैं, जिनके कारण स्विट्जरलैंड के बैंकिंग सिस्टम बदनाम। लेकिन क्रेडिट स्विस पर इससे कई और गंभीर आरोप लगते रहे हैं। साल 2008 और 12 के बीच जर्मनी, ब्राजील और यूएसए में क्रेडिट स्विस बैंक के कर्मचारी पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे कई आरोप लगे और अरेस्ट भी हुए। That brought problems and was soon pulled into a number of cases for assisting tax evasion. We should have caught it. We should have had managers. We should have had control people who caught the fact that this was happening. But absolutely, they were wantonly violating our policy. इतना ही नहीं, बैंक पर आरोप लगे कि उन्होंने क्रिमिनल और करप्ट पॉलिटिशियन को सेफ हेवन की सुविधा उपलब्ध करवाई। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका डाउनफॉल भी इसी समय से शुरू हो गया था। उस समय पर क्रेडिट स्विस के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से आज लगभग 98% डाउन आ चुका है। जनरली स्विट्जरलैंड के और बैंक की तरह क्रेडिट स्विस पर भी ब्लैक मनी के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन मई 2014 में इस बैंक को अमेरिकी सिटीजन के ब्लैक मनी को छुपाने में दोषी पाया गया, जिसके कारण क्रेडिट स्विस पर $2.6 बिलियन का जुर्माना लगा। अगर अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो अमेरिकन बैंक कोलैप्स करने के 10 दिनों के अंदर स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक कोलैप्स हो गया। यहाँ कुछ लोगों का मानना है इन अमेरिकन बैंक डूबने के कारण ही क्रेडिट स्विस पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। क्रेडिट स्विस का अलग मैटर। ये CNBC के रिसर्च रिपोर्ट में भी यही परिणाम निकला, जो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले। देखिए यह बैंक दुनिया का 30वां सबसे बड़ा बैंक था। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत का 12वां सबसे बड़ा फॉरेन बैंक था। इस बैंक की कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो क्रेडिट स्विस में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त होने लगी जब बैंक की 2022 की एनुअल रिपोर्ट सामने आई। इस एनुअल रिपोर्ट में इंटरनेशनल ऑडिट के बेस्ट पर मटेरियल वीकनेसेस की पहचान की गई। इसमें पता चला कि इस एनुअल में क्रेडिट स्विस के 7.3 बिलियन स्विस फ्रैंक का नुकसान हो चुका है। इस रिपोर्ट के आने के बाद डिपोजिटर्स ने अपना सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसमें इस आग में घी डालने का काम किया बैंक के सबसे बड़े इन्वेस्टर सऊदी नेशनल बैंक ने। आपको बता दें कि क्रेडिट स्विस में सऊदी नेशनल बैंक का 9.9% शेयर था और 15 मार्च 2023 को शेयर में और हिस्सेदारी बढ़ाने वाला था। लेकिन उसी दिन सऊदी नेशनल बैंक ने जवाब दिया कि अब बैंक में और इन्वेस्ट नहीं करेगा। Wondering whether you would be open to assisting further if there was another call for additional liquidity from Credit Suisse? The answer is absolutely not, for many reasons, aside the simplest reason, which is regulatory and statutory.
इस खबर के आने के बाद क्रेडिट स्विस के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे और इस बैंक के शेयर प्राइस में अचानक से 25% का ड्रॉप आया। लेकिन मामला कुछ और बिगड़ता इससे पहले स्विस गवर्नमेंट की मिलिट्री में बेचने का डिसीजन लिया और फाइनली 19 मार्च को इसके सबसे बड़े कंप्यूटर यूबीएस बैंक के साथ 3 बिलियन स्विस फ्रैंक में डील फाइनल किया। यहाँ यूबीएस बैंक उतना ही पुराना है जितना क्रेडिट स्विस है। अब भले ही यूबीएस बैंक के साथ डील हो गया है, लेकिन उसी दिन क्रेडिट स्विस ने एक और अनाउंसमेंट किया जिससे कुछ इन्वेस्टर नाराज हो गए। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट स्विस ने अपने 81 बॉन्ड्स यानी एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स को राइट डाउन करने का फैसला लिया। इसका मतलब जो इन्वेस्टर 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू अब 0 हो जाएगा। क्रेडिट स्विस ने यह फैसला स्विस रेगुलेटरी फिनमा के ऑर्डर पे लिया। क्रेडिट स्विस के इस अनाउंसमेंट से इन्वेस्टर्स के करीब 1,42,492 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। अब 81 बॉन्ड्स क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनका कोई मैच्योरिटी पीरियड्स नहीं होता है। इस बॉन्ड्स को इशू करने के बाद दोबारा बैंक को वापस नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसमें यह भी शर्त होता है कि अगर बैंक किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा तो वह इंटरेस्ट पे को रोक भी सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 81 बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इसलिए कई इन्वेस्टर हायर रिटर्न के चक्कर में इसमें रिस्क लेकर पैसा लगाते हैं। भारत में पहली बार ऐसे सिनेरियो यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में देखने को मिला था। यस बैंक के फॉर्मर सीईओ राणा कपूर के स्कैम सामने आने के बाद 2020 में यस बैंक डूबने के कगार पे आ गया था। उस समय यस बैंक को डूबने से बचाने के लिए आरबीआई को आगे आना पड़ा था। आरबीआई ने यस बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए 8,415 करोड़ रुपए की 81 बॉन्ड्स को राइट डाउन कर दिया था। इसी तरह क्रेडिट स्विस को डूबने से बचाने के लिए 81 बॉन्ड्स को राइट डाउन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। यही यूबीएस बैंक के सीईओ रॉल्फ हेमर्स ने कहा कि 81 बॉन्ड्स को राइट डाउन करने का फैसला फिनमा ने लिया, इसलिए इसकी लिएबिलिटी यूबीएस बैंक पर नहीं होगी। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि यूबीएस बैंक के साथ डील होने पर शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। 19 मार्च को यूबीएस बैंक के साथ डील होने के बाद 20 मार्च को स्विस मार्केट खुलते ही क्रेडिट स्विस के शेयर 63% तक लुढ़क गए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दोपहर 3 बजे के आसपास बैंक के शेयर 60% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। खैर, देखते हैं कि अगर ये बैंक सिलिकॉन वैली बैंक की तरह कोलैप्स करता है तो भारत के लिए यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, भारत में इस बैंक का कुल एसेट 20,700 करोड़ रुपए का है। वहीं भारत की बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट स्विस की ये हिस्सेदारी मात्र 0.1% की है, जो बेहद मामूली है। इसलिए अगर सिलिकॉन वैली बैंक की तरह ही क्रेडिट स्विस भी कोलैप्स हो जाता है तो भारत में कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। जेफरीज ने अपने स्टडी में कहा कि क्रेडिट स्विस तो डेरिवेटिव मार्केट में प्रेजेंट है। हाँ, आपको बता दें कि डेरिवेटिव मार्केट में मोस्टली फॉरेन बैंक एक्टिव रहते हैं। वहीं मुंबई में क्रेडिट स्विस का सिर्फ एक ब्रांच है जिसमें 70% एसेट्स जिससे यानी इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है। वहीं बैंक का डिपॉजिट बेस 28 अरब रुपए से कम है, इसलिए भारत को ज्यादा खतरा नहीं है। ये अपनी स्टडी में जेफरीज के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आरबीआई क्रेडिट स्विस से जुड़े लिक्विडिटी के इशू और काउंटर पार्टी रिस्क पर कड़ी नजर रख रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई इसमें इंटरफेयर भी करे। लेकिन आखिर में विकिपीडिया के एक अपडेट के अनुसार क्रेडिट स्विस के कंट्रोल के अधिग्रहण के बाद यूबीएस बैंक को 100 बिलियन स्विस फ्रैंक से अधिक की लिक्विडिटी को भेजकर डील का समर्थन करेगा, जबकि स्विस गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि शॉर्ट टर्म में नुकसान को कवर करने के लिए क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स को राइट डाउन करके ही यूबीएस बैंक को दिया जाएगा। खैर, आप सब यहाँ तक पहुँचे, हमें बड़ी खुशी हुई। हमें उम्मीद है कि आप इन इंसिडेंट के बारे में पूरी तरह समझ गए हो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या एडवाइस देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या कमेंट सेक्शन में छोड़िए। हम समय निकाल कर जरूर ध्यान देंगे। आप हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक